फ्रेंड्स, मैं हूं निक्की और मेरे साथ है अभिषेक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर हमारे पास मंथली 25,000 इन्वेस्ट करने के लिए है तो हमें कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए। हेलो अभिषेक, कैसे हैं आप? हेलो निकी, बस बढ़िया। आप कैसी हो? मैं बहुत बढ़िया। तो अभिषेक, आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास 25,000 इन्वेस्ट करने के लिए है तो क्या हमें उसकी सारे अमाउंट की एसआईपी कर देनी चाहिए? ये सही तरीका है या नहीं? एक्चुअली निकी, 25,000 रुपीज जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो ये बड़ा अमाउंट है। जैसे कि लास्ट वीडियो भी हमने बनाया जिसमें कि 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की थी हमने। तो अगर आपके पास में 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए है तो आप उस 10,000 का एसआईपी भी सारे अमाउंट का खुलवा सकते हो, नॉट एन इशू। लेकिन आपके पास में 20,000 है, 25,000 रुपए है, तो सारे अमाउंट का एसआईपी ओपन करना, म्यूचुअल फंड में डालना या स्टॉक मार्केट में डालना, ये एक राइट स्ट्रेटेजी नहीं होगी। इसलिए हम लोगों को अपना 25,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर अभिषेक, जैसा कि हम लोगों को पता है कि एसआईपी अपने आप में ही एक डाइवर्सिफिकेशन है। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे क्लासेस होते हैं ऑलरेडी। तो इसमें भी हम अलग से डाइवर्सिफिकेशन क्यों करें? एक्चुअली नहीं, कि देखो, जैसे कि आप लार्ज कैप ले लो, मिड कैप ले लो, स्मॉल कैप ले लो, या कोई भी एसआईपी ले लो, कोई भी म्यूचुअल फंड ले लो, कोई भी स्टॉक्स या शेयर्स ले लो, आखिर बैकएंड में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट तो स्टॉक मार्केट में ही हो रहा है ना। और स्टॉक मार्केट अपने में सिर्फ एक एसेट क्लास है, ठीक है। इसलिए आप जब बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आपको एक ही एसेट क्लास में नहीं करना चाहिए। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन सिंगल बास्केट। इसलिए आज हम लोग एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर में ज्यादा ध्यान देंगे। ओके अभिषेक, तो जैसा कि हमने देखा कि अगर हमारे पास 25,000 रुपीज है या इवन 20,000 रुपए भी है तो हमें सारे अमाउंट का सिर्फ एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। देखते हैं कि सबसे पहले हमें कौन से एसेट क्लास में डाइवर्सिफिकेशन करना है और कितने % एलोकेशन करना है उसमें। ओके निकी, तो सबसे पहला आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होना है, जैसा कि आपका सबसे ज्यादा फेवरेट है एसआईपी करना, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में करना, तो मेरे हिसाब से भी आपको अपना जो अगर 20-25 हजार रुपए है आपके पास में तो उसका 50%, अगर 25,000 रुपए है तो 12,500 रुपए का आपको एसआईपी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप 12,500 रुपए का एसआईपी ओपन कर ले, या तो 10,000 रुपए का एसआईपी ओपन कर ले। 2,500 रुपीज का आप डायरेक्ट स्टॉक्स भी खरीद ले। तो ये बेस्ड अपॉन आपका डिसीजन है कि आप इस 12,500 रुपए को कैसे खर्च करें। और एसआईपी में आपको कितना परसेंटेज एलोकेट करना है, तो इसका एक आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखें। लार्ज कैप प्लस फ्लेक्सी कैप मिलाकर के आपको 50% का एलोकेशन करना है, और मिड कैप प्लस स्मॉल कैप मिला करके आपको 30% का एलोकेशन करना है। तो टोटल हो गया 80%। बाकी का 20% आप अपने हिसाब से करें। जैसे कि मैंने कहा कि 50% का एलोकेशन लार्ज प्लस फ्लेक्सी कैप में होना चाहिए, तो आप 25% का लार्ज कैप भी ले सकते हैं, 25% का फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं, 30% का फ्लेक्सी कैप ले लो, 20% का लार्ज कैप ले लो। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि जब आप लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मिनिमम दोनों मिला के आपको 50% का इन्वेस्टमेंट करना है। और जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में जो मैं 30% कह रहा हूँ वो मैक्सिमम 30% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके अभिषेक, तो बढ़ते हैं सेकंड एसेट क्लास एलोकेशन की ओर। तो आपका फेवरेट सेकंड एसेट क्लास कौन सा है और उसमें कितना % एलोकेशन है? ओके निकी, तो एक्चुअली में जो नेक्स्ट एसेट क्लास है वो सिर्फ मेरा फेवरेट नहीं है, पूरे इंडिया का फेवरेट है। और ये पर्टिकुलर जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट है इनडायरेक्टली हर कोई करता है, और उसका नाम है गोल्ड। तो इंडिया में आप कहीं भी चले जाओ, हर कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जरूर करते हैं। इसलिए अगर आप 20-25 हजार का आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसमें कम से कम मिनिमम 20% का एसेट एलोकेशन आपको गोल्ड में करना बहुत जरूरी है। तो अभिषेक, आपको गोल्ड इतना पसंद क्यों है? नहीं, देखो, एक्चुअली में गोल्ड एक ऐसा सिंगल स्टैंड अलोन एक ऐसा फाइनेंशियल एसेट है जिसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। इसको सिंपल शब्दों में अगर मैं ये बता दूं कि कल को सारी करेंसी अगर खत्म हो जाए, ठीक है, सारी करेंसी डूब जाए, आपके पास में गोल्ड है तो आप राजा हो। क्योंकि गोल्ड की है ना, कभी भी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। जैसे कि आरबीआई भी जब भी कोई करेंसी प्रिंट करता है तो उसका बैकअप में वन ऑफ द एसेट होता है गोल्ड। लेकिन गोल्ड के बैकअप में कोई एसेट नहीं होता है। गोल्ड खुद में एक राजा है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। तो अभिषेक, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम ईटीएफ या फिर सोवरेन बॉन्ड के थ्रू ही कर सकते हैं या फिर फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हैं? एक्चुअली में देखिए, अभी तक जो मैं खुद फॉलो कर रहा था, मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदता था। लेकिन इस साल में अभी तक गवर्नमेंट ने एसजीबी को रिलीज नहीं किया है नेक्स्ट ट्रांस।
और फ्यूचर में जैसा कि न्यूज़ आ रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो एसजीबी को डिसकंटिन्यू करने वाली है। इसलिए हो सकता है कि आपको फ्यूचर में ईटीएफ के पास ही जाना पड़े। और जब भी आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करें तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि आप ऐसे ही ईटीएफ में इन्वेस्ट करें जिसका कि एयूएम सबसे ज़्यादा हो। तो अभिषेक, हम एक अगला वीडियो उस पर थोड़ा डिटेल में भी बना सकते हैं। हाँ, एक्चुअली में गोल्ड के ऊपर में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिसको कि ध्यान में रखना है व्हाइल परचेजिंग द गोल्ड। तो अभिषेक, जैसा कि आपने बताया कि हमारा पहला एसेट क्लास होगा शेयर्स, एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड्स, और दूसरा एसेट क्लास होगा गोल्ड। तो हमारा तीसरा एसेट क्लास कौन सा होगा और उसमें एलोकेशन कितना % होगा? ओके, तो निकी एक लॉजिकल बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 20-25 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है क्या कि आपकी सैलरी भी अच्छी खासी होगी। इसका सेकंड मतलब ये है क्या कि आप ऑलमोस्ट 20-30% के टैक्स स्लैब में भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो इन दिस केस आपको ये चाहिए क्या कि आप एनपीएस में भी इन्वेस्ट करके थोड़ा सा टैक्स सेविंग भी कर लें और आपका एक कॉर्पस भी आपके पास में जनरेट हो जाए जो आप रिटायरमेंट के समय में यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी है कि अगर 80C के अंदर में अगर आपका 1.5 लाख रुपए का क्लेम अगर नहीं हुआ है फुल, तब आप ना एनपीएस में इन्वेस्ट ना करें। लेकिन अगर आपका 80C में 1.5 लाख का आपने पूरा क्लेम कर लिया है और उसके ऊपर आपको टैक्स रिलैक्सेशन चाहिए, तब आप अप टू 50,000 रुपए तक का एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस 50,000 रुपए के ऊपर में आपको 80CCD1B के अंदर में आपको टैक्स रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 80C का अगर आपका फुल हो तभी आप एनपीएस में इन्वेस्ट करो। अगर 80C का अगर आपको 1.5 लाख का क्लेम आपका फुल नहीं हुआ है तो एनपीएस से अच्छा है कि आप ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ईएलएसएस फंड का क्या है कि आपका सिर्फ 3 ईयर का लॉक इन है, उसके बाद में आप पैसा निकाल सकते हो। लेकिन एनपीएस का है कि आपको 60 ईयर्स तक का लॉक इन है। मान लेते हैं क्या कि 1 लाख रुपए का आपका एटीसी में डिक्लेरेशन है, 50,000 रुपए का आप ईएलएसएस ले लो, उसको है ना आप जाकर के डिक्लेयर कर दो एटीसी में, तो अब आपका एटीसी 1.5 लाख का हो गया। ठीक है, इसके ऊपर में नेक्स्ट 50,000 रुपए आप एनपीएस में जाके इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि 80CCD स्पेशली एनपीएस के लिए बना है। इस 80CCD के अंदर में कोई भी आप डिफरेंट एसेट क्लास को आप वहाँ पे डिक्लेयर करके टैक्स रिलैक्सेशन नहीं ले सकते हो। तो अभिषेक, ये तो हो गया एनपीएस के बारे में। तो अब ये अपना नेक्स्ट एसेट क्लास कौन सा है? तो अगर आपने एनपीएस तक इन्वेस्टमेंट कर लिया तब आप, जैसा कि मैं करता हूँ, मैं ना कुछ पैसा है ना गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम में जरूर इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि एक मेरी बेटी भी है तो मैं सुकन्या समृद्धि योजना भी मैंने ओपन कर रखा है, तो मैं उसमें भी इन्वेस्ट करता हूँ। मेरे डैड हैं वो सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करके रखे हैं, और मैं कुछ कुछ अमाउंट एफडी में भी इन्वेस्ट करता हूँ, कुछ लिक्विड फंड्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये जो 10% का इन्वेस्टमेंट है ये आपको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है जहां से आपको गारंटीड रिटर्न आ रहा हो, जिससे कि आपका इन्फ्लेशन एटलीस्ट बीट हो जाए और वो 10% एटलीस्ट आपका सिक्योर हो जाए लॉन्ग टर्म के लिए। उसके ऊपर में कोई भी रिस्क नहीं लेना है, वो आप अपने बाल बच्चों के लिए रखो। ओके अभिषेक, तो अभिषेक अपना नेक्स्ट एसेट क्लास बता दीजिए। ओके निकी, तो एक्चुअली में ये जो नेक्स्ट एसेट क्लास है ये लास्ट एसेट क्लास है मेरे तरफ से, क्योंकि एक बार मैं है ना व्यूअर्स को रिमाइंड करवा देता हूँ। तो पहला था एसआईपी म्यूचुअल फंड स्टॉक्स, जिसमें कि आपको 50% का इन्वेस्टमेंट करना, 20% का आपको गोल्ड खरीदना है, आपको उसके बाद में एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना है। अब इसके बाद में जैसा कि 10% आपको गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम या की गारंटीड स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है, तो 2,500 रुपए ये हो गए। बाद में अब आपका बचा 1,500 रुपए के आसपास। तो ये 1,500 रुपए से आपको अपना एक टर्म इंश्योरेंस लेना है। 1,500 रुपए में आपको 75 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का लाइफ कवर मिल सकता है, तो जिससे कि आपको एक तरीके की सिक्योरिटी भी हो जाएगी फ्यूचर की, और कल को अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए तो आपके पीछे आपकी फैमिली को सफर ना करना पड़े। इसलिए आप ये कोशिश कीजिए कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें से 10%, 5% इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट आप टर्म इंश्योरेंस में जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं उसे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।